Hi everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment faculty with Study IQ welcomes all of you to the platform Study IQ। आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है और समझने में भी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा निकलते हैं आपके प्री एग्जाम में भी, मेंस एग्जाम में भी। आज इतना एनालिसिस करेंगे इस टॉपिक का कि आपको कभी आगे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्व करने में इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। टॉपिक का नाम होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। हम क्या डिस्कस करेंगे आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जैसा आपको पता है कि रेगुलरली मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं किस चीज के लिए, आपकी डिस्कशन ऑफ द बुक बाय द स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन, दैट इज फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर आप आएंगे 120 पे, वहां पे आपको टॉपिक दिखेगा ट्रॉपिकल साइक्लोन का। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन की। आपको पता ही है कि प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाया था। तो अप टू दिस मार्क मैं जानता हूं आप ये तो अवेयर हैं कि एक सर्कुलेटरी मोशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द अपर ट्रोपोस्फियर आपका देखने को मिलता है, वही आपका साइक्लोन कहलाता है। लेकिन यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है ट्रॉपिकल। उसका मतलब क्या होगा? ये कहीं ना कहीं आपको एक लैटिट्यूड का आइडिया दे रहा है कि लैटिट्यूड क्या हो सकती है आपकी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में आपका जो साइक्लोन डेवलप होता है वो क्या कहलाएगा? आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, बाद में हम इवन डिफरेंशिएट भी करेंगे कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन में डिफरेंसेस क्या होते हैं। बट इंपॉर्टेंट जो चीज आती है निकल के ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां डेवलप होते हैं? हमेशा आपकी वाटर बॉडी पे ही ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होते हैं। उसके अपोजिट अगर मैं टेम्परेट की बात करता हूं तो टेम्परेट आपका कॉन्टिनेंट पे भी डेवलप हो सकता है, टेम्परेट आपका वाटर बॉडी पे भी डेवलप हो सकता है। कारण सिंपल है, क्योंकि आपको पता है टेम्परेट साइक्लोन के लिए हमें क्या चाहिए? 2 इंटरेक्टिव एयर मास की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेट साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 2 इंटरेक्टिव एयर मासेस। बट अपोजिट टू दैट जब मैं ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करता हूं तो मेरे पास कंडीशंस कुछ अलग रिक्वायर्ड होंगी, कुछ अलग कंडीशन रिक्वायर्ड होंगी जिनके अंदर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डेवलप होगा। राइट, वो कंडीशन क्या होंगी वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं इसी डिस्कशन के अंदर। बट आप अभी ये जान लीजिए कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ वाटर बॉडी पे डेवलप होता है, आपके कॉन्टिनेंटल लैंडमास पे ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप नहीं होगा। राइट, अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आती है कि क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन को ट्रॉपिकल साइक्लोन ही बोला जाता है या फिर इसका कोई और नाम भी है? देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि हम इनको काफी जगह पे टाइफून बोला जाता है। टाइफून जैसे आपके ईस्ट चाइना सी वाला जो पार्ट है वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन को क्या बोला जाता है? टाइफून के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट के ऊपर जाएंगे तो यू विल केम टू नो कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्या बोलते हैं? इनको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में हम इसको विली विली के नाम से जानते हैं। सिमिलरली अगर आप कैरेबियन सी की तरफ जाते हैं तो कैरेबियन सी के अंदर हम इसको हुरिकेन्स के नाम से जानते हैं। कैरेबियन सी या गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ आप जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनको हुरिकेन्स बोलेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट या कैरेबियन या मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला पार्ट जो है आपका हुरिकेन्स कहलाएगा। तो फिर ये साइक्लोन कहां बोला जाता है? इंडियन पार्ट के अंदर, इंडियन ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी वाले पार्ट में, सराउंडिंग साउथ एशिया में हम इसको क्या बोलते हैं? आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो क्या सर ये मैकेनिज्म भी डिफरेंट है? तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं कि टाइफून हो, विली विली हो, हुरिकेन्स हो या फिर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, ये सिर्फ नेम है जो और लोकली यूज किए जा रहे हैं। बट इनके अंदर जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सभी के सभी सेम प्रोसीजर से ही डेवलप होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा डेवलप होते हैं? थ्रू आउट द ईयर पॉसिबिलिटी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के डेवलपमेंट की? तो आंसर है नो। ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके लेट समर में डेवलप होते हैं। लाइक सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर ट्रॉपिकल साइक्लोन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इसका बेसिकली एक कॉन्ट्रोडिक्टरी जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि व्हाई इन लेट समर ओनली? आपका जो लाइन टू लाइन एक क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि व्हाई ओनली इन समर और द लेट समर ओनली? तो उसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं पहले कि आपकी ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए
किन किन कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होगी, क्या कंडीशन हमें ऐसी चाहिए जिसके लिए आपका क्या होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन। आज पेज 120 पे आप देखेंगे तो यहां आपको दी है फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ऐसी क्या फेवरेबल कंडीशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है ताकि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो डेवलप हो सके। हमारे पास कंडीशन के तौर पे सबसे पहले आता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होना चाहिए, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर जो है वो नेसेसरी है आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसा क्यों है, क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए हमें कंटिन्यूअसली मॉइस्चर सप्लाई चाहिए, इसको समझें इस तरीके से। देखें, आपको भी पता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आपका सरफेस से डेवलप हुआ है और आपके वर्टिकल स्ट्रक्चर काफी हाइट तक ट्रॉपिकल साइक्लोन का रहता है। अब वर्टिकल स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियसली आपका एयर का पैकेट जो है वो जब अपलिफ्ट करेगा तभी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होगा। जब एयर पैकेट अपलिफ्ट होगा तभी आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप होगा। अब एयर पैकेट कैसे अपलिफ्ट होता है, एयर पैकेट कैसे अपलिफ्ट होता है, इसके लिए मैं आपको दो चीजें समझाता हूं। एक आपका टर्म आती है लैप्स रेट। लैप्स रेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैप्स रेट, क्या समझते हो आप इस टर्म से लैप्स रेट से? लैप्स रेट का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के साथ आपका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, हाइट के साथ आपका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, लैप्स रेट कहलाता है। बट मेरे पास दो टाइप के लैप्स रेट होते हैं। अगर एडियाबेटिकली मैं बात करूं तो मेरे पास होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट और एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। मेरे पास होता है वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट और एक होता है ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। दोनों को जानने की कोशिश करते हैं कि ये वेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का क्या मतलब होता है। वेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट का क्या मतलब होता है? देखिए, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहाँ पे, वो है एडियाबेटिक। आपका वर्ड जो यूज हो रहा है यहाँ पे वो है एडियाबेटिक वर्ड। यहां पे भी मैंने यूज किया है ये वर्ड को, एडियाबेटिक वर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ड्यूटी बनती है यही अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एडियाबेटिक, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस वर्ड एडियाबेटिक। एक्चुअली द एडियाबेटिक वर्ड मींस विदाउट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, without exchange of heat with respect to the surrounding. If an air parcel is uplifting without exchange of heat with the surrounding, it will be named as adiabatic. And if it is obviously with upliftment, there will be decrease in temperature. So there will be decrease in temperature without exchange of heat with the surrounding will be named as adiabatic lapse rate. Now you may be shocked, sir, how can it be possible? ये कैसे हो सकता है कि हीट भी एक्सचेंज नहीं हुआ और आपका टेम्परेचर भी कम हो गया? हीट भी एक्सचेंज नहीं हुआ और आपका टेम्परेचर भी कम हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो बेटा ये पॉसिबल है। और ये कैसे होगा? ये होगा ऐसे कि एक टर्म आती है आपकी जिसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। लेट्स से आपके पास बहुत सारे गैसेस पार्टिकल हैं इस पर्टिकुलर कंटेनर में। इस कंटेनर में आपके पास बहुत सारे गैस पार्टिकल हैं, ठीक है? और ये टेम्परेचर इस कंटेनर का आपका नियर बाई हो गया 20 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, ठीक है? अब ये कंटेनर क्या है? इंसुलेटर है, मींस बाहर से ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता। ये आपका क्या है? जैसे आपकी वाटर बोतल होती है उसी तरीके से आपका वाटर बोतल जैसे आपकी हीट को कंजर्व करती है वैसे ही आपका ये कंटेनर है। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कम हो जाए। अब हीट तो एक्सचेंज हो नहीं सकती, हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती क्योंकि हमें एडियाबेटिक प्रोसेस करना है, लेकिन आपको टेम्परेचर को रिड्यूस करना है। आप कैसे करेंगे? आप ये जो पिस्टन देख रहे हैं इसको आपको पीछे की तरफ स्लाइड करना है। आप पीछे की तरफ यहां पिस्टन को लेके गए तो आपको पता चलेगा वॉल्यूम इसकी बढ़ चुकी है, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो पर यूनिट आपका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का वो बढ़ जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एरिया ज्यादा हो गया है। और अगर एरिया ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या होगा? डाउन चला जाएगा। तो मतलब एक्सपेंशन से टेम्परेचर डिक्रीज होता है विदाउट एक्सचेंज ऑफ हीट। और यही चीज यहाँ पे आपकी वेट और ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट में होती है। लेकिन जो आपका वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है आपके ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से। कैसे? देखो, आपको पता है एक हीट होती है जिसका नाम है लेटेंट हीट। एक हीट होती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट जो है वो हीट होती है जब कोई भी आपका
पर्टिकुलर एयर पार्शल है या फिर मॉइस्चर है या फिर आपका वेपर्स है, वो अपनी स्टेट को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर मान लो मॉइस्चर लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो कुछ तो हीट रिलीज होगी वहां से। अगर मॉइस्चर आपका लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो कूलिंग के लिए कुछ हीट तो रिलीज करना पड़ेगा। जो आपकी हीट रिलीज हुई कूलिंग के टाइम पे या फिर मॉइस्चर का आपके किसमें कन्वर्जन के टाइम पे, मॉइस्चर का जब कन्वर्जन हो रहा था आपके लिक्विड में, तब जो हीट रिलीज हुई है वो लेटेंट हीट कहलाती है। अब आप ये सोच के बताओ, अगर आपका पार्शियल एडियाबेटिक है तो क्या वो हीट कहीं सराउंडिंग में जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। अगर नहीं जाएगी तो वो क्या करेगी? वो नेट में उस टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। वो नेट टेम्परेचर जो आपके एयर पार्शियल का है उसको इंक्रीज करेगी। और अगर एयर पार्शियल का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, अपलिफ्टमेंट है और एयर पार्शियल के अंदर अभी भी हीट है, तो और ज्यादा अपलिफ्टमेंट होगा, मतलब आपका सेल्फ जनरेटिंग साइक्लोन डेवलप होगा। सेल्फ जनरेटिंग मतलब कैसे सेल्फ जनरेटिंग है? सेल्फ जनरेटिंग इस तरीके से है क्योंकि जो हीट आपकी है उसमें जब कन्वर्जन होता है तो वो लेटेंट हीट को रिलीज करती है, और लेटेंट हीट जब रिलीज होती है आपका तो और ज्यादा कन्वेक्शन देखने को मिलता है। कन्वेक्शन जो है कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा, इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर सेल्फ सस्टेनिंग साइक्लोन्स। दैट्स व्हाई जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर होगा, तो साइक्लोन जो है ज्यादा डेवलप होता रहेगा। साइक्लोन ज्यादा से ज्यादा डेवलप होता रहेगा। जितना ज्यादा आपके पास डेवलपमेंट होगा किस चीज का, जितना ज्यादा आपके पास मॉइस्चर होगा, उतना ही साइक्लोन का इफेक्ट बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, साइक्लोन स्ट्रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है? आपकी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हीट जो है वो आपको होना चाहिए। तो आपको ये पॉइंट दिया हुआ है आपकी बुक में कि जब आप कंडीशंस पे जाएंगे तो सबसे पहला है कंटिन्यूअस मॉइस्चर सप्लाई होना चाहिए। दूसरी चीज आपका क्या होना चाहिए? मॉइस्चर के साथ साथ में ओशियन सरफेस, क्योंकि आपको पता है ये वाटर बॉडी पे डेवलप होगा, तो क्या होना चाहिए? वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका? वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि वार्म ओशियन सरफेस से क्या मतलब है? क्यों होना चाहिए वार्म ओशियन सरफेस? क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कन्वेक्शन। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन हमें क्या चाहिए? कन्वेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और कन्वेक्शन तभी होता है जब आपका सरफेस क्या होगा? लो प्रेशर कंडीशंस पे होगा। सरफेस अगर लो प्रेशर पे है तो ऑटोमेटिकली लो प्रेशर मतलब होगा क्योंकि उस सरफेस से विंड जो है इट इज कन्वेक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। कन्वेक्शन इज गोइंग ऑन विद पर्टिकुलर एयर पार्शियल, दैट्स व्हाई लो प्रेशर कंडीशन है। और लो प्रेशर कंडीशन कब बनती है? जब आपका टेम्परेचर हाई होता है। इसलिए ऑन एन एवरेज बोला जाता है कि ओशियन का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। और यही चीज आपको ये आंसर देती है कि व्हाई इन लेट समर आपके साइक्लोन ज्यादा डेवलप होते हैं। क्योंकि आपको पता है जब हम वार्म ओशियन सरफेस की बात करते हैं और जब मैं कॉन्टिनेंट और वाटर बॉडी की बात करता हूं, क्योंकि स्पेसिफिक हीट वाटर बॉडी की ज्यादा होती है, दैट्स व्हाई हमें क्या होगा? काफी लंबा टाइम लगता है बाय 1 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे वाटर बॉडी का टेम्परेचर राइज करना है। तो अगर मुझे ओशियन सरफेस का टेम्परेचर राइज करना है तो मुझे काफी लंबा टाइम लगता है उसको हीटिंग में। अपोजिट टू दैट, अगर मुझे सरफेस का कॉन्टिनेंटल पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो मैं वो क्विकली कर सकता हूं। उसके कुछ कारण है। कारण क्या है? एक तो अल्बेडो उसका कारण है। दूसरा पेनिट्रेशन ऑफ इंसुलेशन, जो आपकी सनलाइट आ रही है वो आपकी कॉन्टिनेंटल सरफेस पे बहुत कम थिकनेस पे पेनिट्रेट कर पाती है। उसके रेसिप्रोकल अगर मैं बात करता हूं, उसके अपोजिट में बात करता हूं अगर वाटर बॉडी की, तो काफी डेप्थ तक आपकी सनलाइट जो है वो क्या कर जाती है? आपका मिक्सअप हो जाती है, आपका पेनिट्रेट करती है। अपोजिट टू दैट एक और चीज है, आपका सरफेस जब अपर पार्ट पे इंसुलेशन आ रहा है तो आपका अपर पार्ट गर्म हो जाता है। लेकिन यहाँ वाटर के अंदर जब आपकी वाटर बॉडी की बात होती है तो यहाँ इंटरमिक्सिंग ऑफ वाटर चलता रहता है, इसलिए आपका टेम्परेचर राइज होने में काफी लंबा टाइम लग जाता है। तो लेट समर में आपका टेम्परेचर उस लेवल पे पहुंचता है, मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है। इसलिए मुझे क्या चाहिए? आप यहाँ देखें कि मैंने साफ साफ लिखा हुआ है वार्म ओशियन करंट, जहां 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए मुझे रिक्वायर्ड है वो है कोरोलिसिस फोर्स। ये क्या है आपका? कोरोलिसिस फोर्स। ये क्या होता है? ये फोर्स होता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप समझ जाएंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ से किस तरीके से कोरोलिसिस फोर्स आया है। लेट्स से आप अपने एक बस में बैठे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप रास्ते में ऑब्वियस सी बात है आप लेज का पैकेट ओपन करके अपना लेज को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब लेज का पैकेट खत्म हो जाएगा, जब उसमें लेज नहीं रहेंगी, तो आप उस पैकेट के साथ क्या करने वाले हैं? क्योंकि हम तो बहुत ही ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान को कुछ नहीं मानते, इसलिए हम उस पैकेट को क्या डाल देंगे? रोड पे डालेंगे। अब रोड पे जैसे ही मैंने पैकेट को डाला तो आपको पता है कि रोड पे पैकेट डालोगे तो सीधा सीधा जाके पैकेट नीचे गिर जाएगा। नहीं,
ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी कार या बस जो है वो मूविंग है, इसलिए पैकेट पीछे की तरफ जाएगा। आपका आंसर आ चुका है कि जब भी मैं किसी मूविंग चीज से किसी चीज को बाहर फेंकूंगा, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से, किसी भी मूविंग आपके सब्सटेंस से मैं किसी अदर चीज को बाहर फेंकूंगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से उसका पाथ डिफरेंट होगा नेचुरल पाथ से। नेचुरल पाथ से उसका पाथ डिफरेंट रहेगा। तो अब आप यहां सोचें, जब अर्थ रोटेट कर रही है और आपका कन्वेक्शन होगा, जब एयर पैकेट राइज करेगा, तो ये तो वही कंडीशन हो गई ना कि आपने मूविंग कार से अपने लेस के पैकेट को बाहर फेंका है। तो क्या यहां पे रोटेशन ऑफ अर्थ का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब आपकी कार मूव कर रही थी आगे की तरफ, पैकेट ऑब्वियसली पीछे की तरफ चला गया, क्योंकि आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड मोशन था। अगर यही चीज आपके वाटर के साथ हो, यू हैव ए ग्लास ऑफ वाटर और आप उसको रोटेट कर रहे हो पानी को, तो जब पानी बाहर निकलेगा तो भी वो सर्कुलेटरी मोशन में ही निकलेगा। तो इसीलिए जब अर्थ का रोटेशन होता है तो फिर कोरोलिसिस फोर्स आता है, और वो भी क्या होता है आपका राइटवर्ड डायरेक्शन में कोरोलिसिस फोर्स इंप्लीमेंट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। वो क्या करता है आपका हमेशा राइटवर्ड रहेगा। और क्यों रहेगा? क्योंकि आपका रोटेशनल इफेक्ट देगा वो। तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट जो आता है ना, आपका व्हिर्लिंग मोशन जो आता है आपके साइक्लोन का, वो आता है कोरोलिसिस फोर्स से, और कोरोलिसिस फोर्स आता है आपके अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझने को मिलेगी, काफी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे उसको समझेंगे कि आपका जो अर्थ का इक्वेटर है, अर्थ का जो इक्वेटर है उस पे कोरोलिसिस फोर्स 0 होता है। इक्वेटर के ऊपर कोरोलिसिस फोर्स कितना रहेगा? 0 रहेगा। अब सवाल आएगा, सर कोरोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे 0 क्यों होता है? कोरोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे 0 क्यों होता है? तो बेटा ये इसलिए है कि जहां पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, वहां पे आप चाहे कितना भी फोर्स इंप्लीमेंट कर दें, उसका इफेक्ट जो है नेग्लिजिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक एग्जांपल देता हूं। आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, जब आप अपनी डोर को ओपन करना चाह रहे हैं तो आप अपने हैंडल को पकड़ेंगे और खींचेंगे, ग्रैब द हैंडल एंड देन पुश इट। आप क्या करेंगे? यू आर पुलिंग द हैंडल, आपने डोर को ओपन कर दिया। अब आप ये सोच के बताएं, जो आपका डोर का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या उसके अपोजिट साइड पे हैंडल है, या फिर जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं पे हैंडल लगा हुआ है? नहीं, हमेशा अपोजिट साइड पे होता है। अब आप इमेजिन करो कि आपका हैंडल उखाड़ के वहीं लगा दिया जाता है जहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप चाहे कितना भी जोर लगा लो, आप उस हैंडल को रोटेट नहीं कर पाओगे, उस डोर को आप ओपन नहीं कर पाओगे। कारण? क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां से लीवर आर्म अगर मुझे नहीं मिलती तो आपका इफेक्ट क्या हो जाता है? 0। और यही चीज आपके इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे कोई लीवर आर्म नहीं मिलेगी, लीवर आर्म नहीं मिली तो आपका इफेक्ट क्या रहेगा? 0। दैट्स व्हाई इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते हैं। इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ में इक्वेटर भी आता है, बट इक्वेटर पे साइक्लोन नहीं बनेंगे क्योंकि वहां पे कोरोलिसिस फोर्स नहीं होता। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, प्रेजेंस ऑफ कोरोलिसिस फोर्स जो है नेसेसरी है। अगर नहीं हुआ तो आपका कोरोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे नहीं है, तो इक्वेटर पे आपके साइक्लोन नहीं बनेंगे। इसके बाद वीक लो प्रेशर एरियाज, जो कि आपका वार्म ओशियन सरफेस है, सेम कंडीशन है कि लो प्रेशर एरिया आपका होना चाहिए। लो प्रेशर एरिया आपका होना चाहिए ताकि क्या हो, सराउंडिंग से कंटिन्यूअस फीडिंग जो है आपका एयर मास की चलती रहे। फीडिंग चलती रहेगी तो आपका साइक्लोन इजीली डेवलप हो जाएगा। और फिर आपका क्या होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन, क्योंकि अपर एयर सर्कुलेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके साइक्लोन की डायरेक्शंस जो है वो डिसाइड होती हैं अपर एयर सर्कुलेशन से। जैसे आपका साइक्लोन जब वेस्टर्लीज के चक्कर में आता है तो वेस्टर्लीज उसकी डायरेक्शन को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। तो मैं ये बोलूंगा इन टोटल मेरे पास ये 3 कंडीशन है जो कि साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। कौन सी? एक तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर, दैट इज वाटर बॉडी होना चाहिए मेरे पास, वार्म ओशियन सरफेस होना चाहिए जिसका टेंपरेचर 27 से ज्यादा हो, और फाइनली आई मस्ट हैव द कोरोलिसिस फोर्स, मेरे पास कोरोलिसिस फोर्स होना चाहिए। ये 3 कंडीशन मेरे पास नेसेसरी हैं साइक्लोन की फॉर्मेशन के लिए। अब मेरे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन की बात करता हूं तो मेरे पास 2 चीज आती हैं, एक तो आई ऑफ साइक्लोन, एक आता है आई वॉल ऑफ साइक्लोन। समझते हैं कि ये आई ऑफ साइक्लोन क्या है। अभी तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कोरोलिसिस फोर्स के इंपैक्ट में जो आपका मोशन कन्वेक्शन के थ्रू होने वाला है वो सर्कुलेटरी रहेगा। मैं थोड़ा सा ड्राइंग ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा रहने वाला है। आपका साइक्लोन की फॉर्मेशन कुछ इस शेप में आपको देखने को मिलेगी, राइट और नॉट? बिल्कुल आपकी इसी शेप में साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। अब सवाल ये आता है कि सर ये आई ऑफ साइक्लोन क्या है? व्हाट इज द आई ऑफ साइक्लोन? तो आप ये जो रीजन देख रहे हो ना बीच में,
आप जो बीच में रीजन देख रहे हो यही रीजन क्या कहलाएगा आपका, ये आई ऑफ साइक्लोन होता है। ये आपका रीजन जो आप देख पा रहे हो जहां पे आपका मोशन जो है वो नहीं दिख रहा है, वो आपका आई ऑफ साइक्लोन होता है। तो आई ऑफ साइक्लोन कुछ नहीं है, ये एक रीजन है जो कि आपका प्रेजेंट होता है इन बिटवीन दी साइक्लोन इटसेल्फ। अब ये कैसा रीजन होता है, अगर इतना स्पेसिफिक इतना स्पेशल ट्रीटमेंट हम इसको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली इस रीजन की कोई तो इंपॉर्टेंस रही होगी, कुछ तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे जो कि साइक्लोन से अलग होंगे। तभी तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, आई और आई सेल, आई वॉल। आई और आई वॉल में कुछ तो डिफरेंस होगा, तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। चलिए इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल और एक छोटा सा एग्जांपल से आपको कुछ समझाना चाहता हूं। क्या है एग्जांपल? आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, जिस पे आपको क्या करना है, कोई भी आपका बाइक या कुछ गाड़ी कुछ भी ड्राइव करना है। अब जब आपको ये ड्राइविंग करनी है इसी के ऊपर, आप एक साइकिल के ऊपर है, ठीक है, और आपको ये ड्राइव करना है इस थ्रू दिस सर्कल। तो आपको क्या लगता है अगर मैं इस सर्कल को श्रिंक करके इतना छोटा कर दूं तो भी आप ड्राइव कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज वी हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम रेडियस। किसी भी चीज को टर्न करने के लिए मुझे मिनिमम रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड जितनी ज्यादा होगी मोर रेडियस विल बी रिक्वायर्ड। जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतनी ही रेडियस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। आप अगर अपने हाईवे पे चल रहे हैं तो इसलिए हाईवे पे टर्न काफी लंबा होता है। हाईवे पे अगर टर्न भी होता है तो शार्प टर्न नहीं होते हैं, कभी भी बहुत लंबा टर्न होता है, क्योंकि हाईवे बनाए इसलिए जाता है कि गाड़ी स्पीड से चलेगी। तो उस गाड़ी को ज्यादा स्पीड से चलने की वजह से ज्यादा रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है टर्न होने के लिए। टर्न होने के लिए उसको क्या होगा, ज्यादा रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अब यही जो लॉजिक है आप अपने साइक्लोन पे इंप्लीमेंट करें। आपका एयर पार्टिकल अपलिफ्ट हुआ और क्योंकि वो सर्कुलेटरी था तो क्या आपको नहीं लगता कुछ रीजन ऐसा बचेगा जो कि ऐसे स्पेस के बीच में छूट जाएगा? ये रीजन जो है आपका क्यों बच गया? क्योंकि सर्कुलेटरी मोशन को कवर करने के लिए मुझे एक मिनिमम रेडियस की स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, और जो वो मिनिमम रेडियस होगी ये ही आपका क्या कहलाता है, आई ऑफ साइक्लोन। तो आप मुझे एक सोच के बताएं, इसका प्रेशर कैसा होगा? लो प्रेशर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां से तो आपका डेवलपमेंट साइक्लोन का शुरू हुआ है। यहीं पे तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था, बट वो सर्कुलेटरी मोशन की वजह से आपका थोड़ा सा डिस्टेंस रिक्वायर्ड था। सो ये कंडीशन लो प्रेशर कंडीशन होती है। बट ये काफी क्या होता है, काफी शांत एरिया होता है। यहाँ पे कोई भी इंट्रूजन, रेनफॉल वगैरह देखने को नहीं मिलती। काम क्लाइमेट रहेगा। काम क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे मॉइस्चर इंट्रूड ही नहीं कर पा रहा। मॉइस्चर जो है वो सर्कुलेटरी मोशन पे जाना चाह रहा है, जिसको मिनिमम रेडियस की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई मोशन, आपका मॉइस्चर जो है वो यहाँ इंट्रूड नहीं कर पा रहा। दैट्स व्हाई आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है, कंपैरेटिवली वार्म होता है, लो प्रेशर पे होता है और आपका काम कंडीशंस होती हैं। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ ये है कि साइक्लोन की फॉर्मेशन आपको देखने को मिली, और साइक्लोन की फॉर्मेशन से आपको ये पता लगा कि आई ऑफ साइक्लोन एक काम कंडीशन होती है। अब काम कंडीशन है, लो प्रेशर वहां पे डेवलप हो चुका है। तो जो आई ऑफ साइक्लोन पे लो प्रेशर डेवलप हुआ था, आपको नहीं लगता वो लो प्रेशर किसी न किसी एयर से तो फील होगा? अब एयर आएगी कहां से? यहां से तो आ नहीं सकती, क्योंकि सराउंडिंग में तो काफी हाई स्पीड से विंड चल रही है। अगर सराउंडिंग में विंड काफी हाई स्पीड से चल रही है तो आपका अपवर्ड पार्ट से एयर यहां पे सिंक करना शुरू कर देती है। तो आई ऑफ साइक्लोन पहली चीज लो प्रेशर कंडीशन होती है। आई ऑफ साइक्लोन का दूसरा पॉइंट काम होता है एटमॉस्फेयर, और आपका थर्ड पॉइंट सिंकिंग एयर होती है आपकी। और आई ऑफ साइक्लोन की रेडियस काफी लार्ज होती है, 30 to 300 किलोमीटर तक की रेडियस भी हो सकती है आई ऑफ साइक्लोन में। ये डिपेंड करता है कि आपके साइक्लोन की स्पीड कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रेडियस जो है आई ऑफ साइक्लोन की वो चेंज हो जाएगी। अब अपोजिट टू दैट मेरे पास आता है आई वॉल स्ट्रक्चर। एक बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है बुक में, 121 पेज पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये डायग्राम बनाया हुआ। तो ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं ना, ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको क्लोज लाता हूं कैमरे के, और यहाँ जो रीजन आप देख पा रहे हैं इन बिटवीन, ये है आई ऑफ साइक्लोन, और ये जो सराउंडिंग इमीडिएट लेयर जो है ना, ये है आई वॉल ऑफ साइक्लोन। मोस्ट वायलेंट रीजन होता है आपका आई वॉल ऑफ साइक्लोन। आई वॉल ऑफ साइक्लोन क्या होगा? मोस्ट वायलेंट रीजन होगा, मोस्ट वायलेंट। हेवीएस्ट रेनफॉल यहां पे टेक प्लेस होगी, और यहां से जब मैं आउटर पार्ट की तरफ जाऊंगा तो रेनफॉल क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेनफॉल विल डिक्रीज।
जब मैं आउटर पार्ट पे मूव करूंगा तो रेनफॉल क्या होगा, वहां से रेनफॉल विल डिक्रीज व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स द आउटर पार्ट। तो आउटर पार्ट पे जाऊंगा तो रेनफॉल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके रेन बैंड्स बने होते हैं यहाँ पे कि आपका आई वॉल पे सबसे हैवी रेनफॉल होता है, बाहर की तरफ जाऊंगा तो आपका रेनफॉल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली डिक्रीज होना ही है क्योंकि सबसे लार्ज मास यही आई वॉल पे स्ट्रक्चर पे आपका क्या होता है, आपका कंसंट्रेट होता है, राइट। तो ये तीन चीजें मैंने देखी, आई वॉल और आपके रेन बैंड्स देखे। इसके बाद मेरे पास बात आती है कि आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जब मैं फॉर्मेशन की बात करता हूं तो आपको पता ही है कि मेरे पास कंडीशन क्या है, एक लार्ज ओशियन सरफेस मेरे पास होना चाहिए। लार्ज ओशियन सरफेस मेरे पास होना चाहिए जिसका टेम्परेचर मोर देन 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। और जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली लो प्रेशर कंडीशन से एयर का कन्वेक्शन शुरू होगा। एयर का कन्वेक्शन शुरू होगा तो आपका एयर पैकेट अपलिफ्ट करेगा, बट फॉर्चुनेटली दे आर हैविंग कोरोलिसिस फोर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ये सर्कुलेटरी मोशन में अपलिफ्ट करेगा। अब ये क्या होता है, जैसे आपका सेल्फ एक्टिंग डायनामो होता है ऐसे ही आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, सेल्फ एनर्जेटिक होता है। कैसे सेल्फ एनर्जेटिक होता है वो आप यहां से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे आपका साइक्लोन ऊपर की तरफ मूव करेगा आपकी लेटेंट हीट जो है वो आपके एयर पार्शल से रिलीज होती रहेगी। एयर पार्शल से जो लेटेंट हीट रिलीज होगी इट विल मेक द एयर पार्शल मोर लाइटर। हीट रिलीज होने से आपका एयर पार्शल क्या होगा, और ज्यादा लाइट होगा। लाइट होगा तो आपका बायंट फोर्स और मिलेगा, और बायंट फोर्स की वजह से आपका अपलिफ्टमेंट और ज्यादा होगा। तो ये कंटिन्यूअस अपलिफ्टमेंट जो है आपके एयर पार्शल का चलता चला जाएगा और इसी तरीके से आपके साइक्लोन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। इसी तरीके से आपके साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपने काफी बार सुना होगा, देखा होगा कि मेरे पास साइक्लोन आया वारदा साइक्लोन, मेरे पास साइक्लोन आया तितली साइक्लोन, मेरे पास साइक्लोन आया कोई भी आप साइक्लोन, ताउते साइक्लोन, ठीक है। तो ये जो साइक्लोन आते हैं इनकी नेमिंग, ये नामकरण का क्या सिस्टम है, मतलब इनकी नेमिंग कैसे की जाती है, सवाल ये आता है, ठीक है। सवाल ये आता है कि ये जो साइक्लोन डेवलप होते हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है, इनकी नेमिंग कौन करता है। क्या ऐसे ही कोई हम पुजारी पूजा करवाते हैं और कुछ ऐसा कहीं आपके मंदिर मस्जिद में लेके जाएंगे वहां से नामकरण करवा के लेके आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर नेमिंग कैसे होगा। अब देखो नेमिंग कैसे होता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, इन्होंने क्या किया है, लोकल बॉडी जैसे कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि इनकी नेमिंग की जाए साइक्लोन्स की। सबसे पहला सवाल कि ये कोई बच्चे थोड़ी है जो हम इनकी नेमिंग करेंगे, हमें इनकी नेमिंग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। देखिए नेमिंग की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि कई बार कुछ कुछ साइक्लोन 7 to 10 to 15 डेज 7 to 10 डेज एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी एक न्यूज को सर्कुलेट करने के लिए, लोगों को अवेयर करवाने के लिए आपका साइक्लोन की नेमिंग की जाती है। इसी तरीके से सम टाइम मल्टीपल 2 to 3 साइक्लोन एक ही बार डेवलप हो जाते हैं। हो सकता है अरेबियन सी में भी डेवलप हो गया, बे ऑफ बंगाल में भी डेवलप हो गया। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं ताकि हम अच्छे से उनको डिफरेंशिएट कर पाए, राइट। ये होता है नेमिंग का पर्पस। अब सवाल ये आता है कि नेमिंग करते कैसे हैं, फिर कौन करेगा नेमिंग इनकी। तो IMD जैसे हमारे एक पास लोकल बॉडी हो गई है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो क्या करते हैं, जो हमारे साउथ एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज होंगे, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, इन सब कंट्रीज से सजेशन दिए जाएंगे और ये सब कंट्रीज क्या करेंगे, अपने नेम की कुछ लिस्ट दे देंगे। नेम की लिस्ट दे दी जाएगी आपकी IMD को, और IMD क्या करेगा, क्रोनोलॉजी वाइज सबको अरेंज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग शुरू हो जाएगी। क्रोनोलॉजी में अरेंजमेंट किया जाएगा उन नेमिंग्स का और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके टाइम एंड अगेन नेमिंग की जाएगी। नेमिंग को रिपीट नहीं किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी नेमिंग जो है उसको रिपीट नहीं किया जाता है, हमेशा एक फ्रेश नेमिंग जो है वो दी जाती है। अब एक टॉपिक आता है भाई जिसके अंदर क्या होता है कि रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन, रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन, ठीक है। सो रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन क्या मतलब होता है, एक्चुअली जब आपका साइक्लोन डेवलप होता है और अगर वो 20 डिग्री नॉर्थ से आगे एक्सटेंड हो जाता है, साइक्लोन डेवलप हुआ लेट से कहीं 10 डिग्री नॉर्थ पे और आपका 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ भी हो सकता है, वहां से आगे अगर एक्सटेंशन साइक्लोन का देखने को मिलता है तो आपको पता है कि जैसे जैसे आपका साइक्लोन आगे की तरफ बढ़ेगा, इक्वेटर से दूर जाएगा, तो फिर क्या होगा, आपका लैटिट्यूड के हिसाब से कोरोलिसिस फोर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। अब जब कोरोलिसिस फोर्स, क्योंकि वो राइटवर्ड एक्ट करता है, इसलिए क्या होगा, लेट्स से आपका साइक्लोन इस लैटिट्यूड के हिसाब से इस तरीके से मूव कर रहा था। जब इस तरीके से मूव हुआ, इधर लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग आपका कोरोलिसिस फोर्स इधर की तरफ एक्ट करेगा। जब कोरोलिसिस फोर्स इधर एक्ट कर रहा है तो यू कांट से कि आपका जो कोरोलिसिस फोर्स है इधर इनेक्टमेंट की वजह से
इस तरीके से बैंड होगा, साइक्लोन इस तरीके से बैंड होगा, और आपका चलते चलते वो क्या आ जाता है, वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, जिसके चलते फिर वो वेस्टर्लीज के साथ मूव ऑन करता है और आपकी जो डायरेक्शन है उसको टेक ओवर अगेन कर लेता है, मतलब आपका वापस से रोटेट होकर नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। इसी कंडीशन को, क्योंकि ये एक रिसाइकिल हो गया है साइक्लोन, इसलिए इसको रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला गया, रिकर्विंग ऑफ साइक्लोन जो है बोला जाता है। सम टाइम ये वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ गया तो ये फिर हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द आइसोबार मूव करता है। सम टाइम जब वो आपके वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, पैरेलल टू आइसोबार जो है वो मूव करेगा। अब देखो, क्योंकि साइक्लोन की डेवलपमेंट बहुत ही ग्रेजुअल हुई है भाई, ऑब्वियसली आपका इंसुलेशन रिसीव हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, एयर पैकेट राइज करना शुरू हुआ, और इस तरीके से ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है साइक्लोन की होती है। इसलिए साइक्लोन को हम डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस क्या होंगे, 5 to 20 डिग्री के अंदर जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 5 to 20 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और कन्वेक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस। अब जैसे जैसे वो स्पीड गेन करता है तो सबसे पहले आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट होता है, जहां पे 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपके विंड की देखने को मिलती है। 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड देखने को मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका डिप्रेशन कहलाएगा। ट्रॉपिकल डिप्रेशन कब कहलाएगा आपका, जब वो 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब जब जैसे जैसे आपका फर्दर हीटिंग होगी, फर्दर एडिशन होगा, तो फिर क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड जब इंक्रीज होगी तो नेक्स्ट मेरे पास आता है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनेगा तो आपकी 40 to 50 की बजाय स्पीड है रहेगी 80 to 120 किलोमीटर। स्पीड कितनी रहेगी, 80 to 120 किलोमीटर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, पहले बना था डिप्रेशन और अब बन गया है ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसके बाद में आपका जब 120 से ज्यादा 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो फिर वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाता है। फिर वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसलिए आपकी एक ग्रेजुअल स्टेज हम बोलते हैं। सबसे पहले जो आपके पास डेवलप होता है वो होते हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस, जो कि कन्वेक्शन की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे जैसे वो साइक्लोन की शेप लेता चला जाएगा तो मुझे पता लगेगा, सबसे पहले डिप्रेशन क्रिएट होगा जहां पे स्पीड होगी 40 to 50 किलोमीटर। विंड स्पीड कितनी होगी, 40 to 50 किलोमीटर पर आवर। देन आफ्टर मेरे पास क्या होगा, 80 to 120 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड बढ़ गई है तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के नाम से जानूंगा। एंड फाइनली अगर 120 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा स्पीड हो जाती है तो फिर मेरा ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा। देन आफ्टर ये मास क्या कहलाएगा, आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएगा। सो दिस इज बेसिकली द थिंग व्हिच वी हैव to discuss about the tropical cyclones. I hope you understood everything related to the tropical cyclone. सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कंडीशंस पे ही पूछे जाते हैं, जिसको मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। रिवाइज करेंगे तो क्या देखेंगे हम कि आपका लो प्रेशर कंडीशन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, आपका कितना 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, और कोरलेसिस फोर्स। ये 3 कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। फर्दर डिटेल इवन मैंने डिस्कस भी किए हैं, आपके जीएस जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी, आपकी ज्योग्राफी लेक्चर्स के अंदर मैंने काफी ब्रीफली उसको डिस्कस भी किया है। दैट even you can subscribe, but overall that I can say from this particular topic, tropical आपके cyclones को हम easily understand कर सकते हैं। So from this book you can easily read the tropical cyclones and basically you can watch the lecture if you are facing any of the problem। ऐप पे आपको पता ही है कि सारे जो चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर बुक के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन के साथ में मिलेंगे। So you can download the app और आप वहां पे कंटिन्यूस सीरीज की फॉर्म में लेक्चर्स को देख सकते हैं। Okay guys, thank you very much, all the very best, we will be meeting very soon in the next session. Thanks a lot.